हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जेनेटिक्स पार्ट। सिर्फ 2 चैप्टर हमारे बचे हुए हैं, जिसमें से आज एक हम स्टार्ट कर दे रहे हैं और बहुत ही जल्दी दूसरा भी हम खत्म कर देंगे। ओके, मेरा टारगेट है कि मैं 6 तारीख तक आप लोग का सिलेबस कवर करा दूं। राइट, तो देखो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक टर्म्स जो आपके जेनेटिक्स में काम आएंगे। जेनेटिक्स मतलब होता है यही दोनों चैप्टर, आपके चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। फिफ्थ चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और 6 चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर में आपको कुछ ऐसे टर्म हैं जो बार बार परेशान करेंगे, इसलिए मैं अभी उसको बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ, ताकि आपको पूरे चैप्टर को समझने में कहीं कोई दिक्कत ना आए। तो आज कुछ बेसिक टर्म समझेंगे, कल से हम मेन कॉन्सेप्ट वाइज चीजें स्टार्ट करेंगे। अगर आप ये बेसिक टर्म नहीं समझोगे तो वो कॉन्सेप्ट समझने में आपको दिक्कत आएंगी, इसलिए मैं ये बेसिक टर्म्स आपको पढ़ा रही हूँ। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात मैं ये कर लूं कि हेरिडिटी और इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी, सो हेरिडिटी कुछ नहीं है बेटा, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस बाय विच मेरे से शुरू में ही गलती हो गई। आप मेरे साथ साथ डेफिनेशन लिखो, हेरिडिटी की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है। विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन is passed from parents to offsprings। मतलब ये हुआ बेटा कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, यानी माता पिता से बच्चे में कुछ कैरेक्टर, कुछ लक्षण आते हैं। ठीक है, उसी लक्षण के आने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। ओके, एक्चुअल में क्या आ रहे हैं? जीन्स आ रहे हैं, इसलिए कहते हैं हेरिडिटी यूनिट्स आर जीन्स। अब ये जीन्स क्या होते हैं हम देखेंगे अभी। ठीक है, माता पिता से बच्चों में क्या आते हैं? जीन्स आते हैं। जीन्स की वजह से ही कैरेक्टर्स दिखते हैं। कैरेक्टर, जीन, ट्रेट, ये सब क्या है आज ही के लेक्चर में हम देखेंगे। तो कोई बात मैं अगर बोल रही हूँ और वो शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ी देर के लिए पेशेंस रखना। नेक्स्ट वर्ड मैं उसी से रिलेटेड बताऊंगी, नेक्स्ट परिभाषा मैं उसी से रिलेटेड बताऊंगी, डेफिनेशन। क्योंकि मैं, ऐसा तो नहीं है कि हर चीज क्लियर करके फिर आपको बता सकूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे मुझे हेरिडिटी बताना है तो जीन का नाम लेना पड़ेगा, फिर जीन बताऊंगी तो हेरिडिटी का नाम लेना पड़ेगा। तो कोई ना कोई एक चीज मुझे पहले बतानी पड़ेगी, उसके बाद मैं दूसरी बता पाऊंगी। तो आप थोड़े से पेशेंस से सुनना, सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरा पढ़ाया आपको समझ में ना आए। एट लास्ट तक आप बने रहोगे तो मैं लास्ट में समराइज करती हूँ, तो हर एक के बात में हर एक के दिमाग में मेरी बात क्लियर हो जाती है। राइट, ऐसा मुझे लगता है एंड आई होप मैं सही हूँ। ओके, देखो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज अ प्रोसेस बाय विच, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो कि जीन के फॉर्म में है, जीन्स हमारे माता पिता से हमारे अंदर आते हैं। राइट, इसी को हेरिडिटी कहते हैं। जीन्स क्या है अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी। और क्या चीज आ रहे हैं माता पिता से? जीन्स आ रहे हैं, इसलिए जीन्स को हम हेरिडिटी यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, एक और शब्द बच्चों को परेशान करता है, इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ये लगभग सेम सेम चीजें हैं। बस साइंटिस्ट लोगों ने दो कंफ्यूजिंग नाम दे दिए और बार बार बच्चे इसमें परेशान रहते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। तो बेटा मैं बता दूं, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, बस डेफिनेशन फर्क कर दी है। डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का एक ही है। पता नहीं क्यों टीचर्स इसे बहुत अलग अलग करके पढ़ाते हैं, पर ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। ये दोनों बहुत अलग चीजें नहीं है। बस कभी आपसे पूछ ले कि हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में क्या डिफरेंस है, तो आप कह दोगे हेरिडिटी प्रोसेस है, जबकि इनहेरिटेंस क्या है? फेनोमेना। फेनोमेना मतलब एक घटना है, वो प्रोसेस नहीं। प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट है हम कहेंगे इनहेरिटेंस हुआ है। ठीक है, आप पूरी डेफिनेशन एज इट इज लिखोगे, बस प्रोसेस की जगह क्या लिखोगे? फेनोमेना, वही आपकी इनहेरिटेंस है। वंस अगेन मैं बताती हूँ, जैसे मान लो कोई प्रोसेस हुई, वो पूरी प्रोसेस होने के बाद, वो प्रोसेस जब हो गई तो आप कहोगे उसे इनहेरिटेंस, और प्रोसेस जब हो रही है तब आप उसे हेरिडिटी कहोगे। बस इतना सा फर्क है। तो हेरिडिटी इज अ प्रोसेस बाय विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और इनहेरिटेंस इज अ फेनोमेना बाय विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सेम टू सेम डेफिनेशन है, बस प्रोसेस की जगह फेनोमेना कर देना है आपको। ओके, आपका काम बन जाएगा। तो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस आई होप आपको समझ में आ गया है।
बायोलॉजी के उस फील्ड में जिसमें हेरिडिटी की स्टडी की जाती है उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब जब हम इस प्रोसेस की स्टडी करेंगे ना तो हम उसे जेनेटिक्स कहेंगे। मैं इसकी भी डेफिनेशन आपको लिखवा देती हूँ, या आप नोट डाउन कर लो, मैं इरेज कर रही हूँ। देखो जेनेटिक्स, मैं जानती हूँ मैं जल्दी इरेज कर देती हूँ, पर बेटा ऑनलाइन क्लास है, आप पीछे भी जाके देख सकते हो, राइट। जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी। स्टडी ऑफ हेरिडिटी को ही हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, हेरिडिटी क्लियर हो गया, इनहेरिटेंस क्लियर हो गया, जेनेटिक्स क्लियर हो गया। अब एक बात हमारी फंसी थी जो जीन्स, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, जीन्स। जीन्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्रोमोसोम समझना होगा, क्रोमोसोम, और हमें समझना होगा डीएनए, और इसी के बाद हम जीन्स को समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले क्रोमोसोम बताती हूँ। आपका जो सेल होता है ना, सेल, अब ये मत पूछने लगा क्रोमोसोम और डीएनए की डेफिनेशन क्या है। बेटा ये वर्ड्स हैं, आपको समझना है इन्हें। ये वर्ड्स बार बार इस्तेमाल होंगे इसलिए समझा रही हूँ। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं आती है कि व्हाट इज क्रोमोसोम, व्हाट इज डीएनए। ओके, आप कह सकते हो जेनेटिक मटेरियल अगर आ भी गया तो। देखो, एक सेल है हमारा, ये क्या है? सेल। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, हर एक सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर बेटा कुछ जेनेटिक मटेरियल होते हैं क्रोमोसोम के फॉर्म में। किस फॉर्म में होते हैं? क्रोमोसोम के फॉर्म में। ये क्या है? क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम होते हैं एक सेल में? हमारे नॉर्मल सेल में स्पर्म और ओवा को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये बात आप याद रखना। स्पर्म और ओवा को छोड़ करके बाकी सभी सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। तो मैम स्पर्म और ओवा में कितने होते हैं? इसके आधे। ओके, अगर मैं स्पर्म और ओवा की बात करूं, स्पर्म या ओवा, तो उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं आपके सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स। और इनको छोड़ के बाकी सभी सेल्स में कितने होंगे? 46। ह्यूमन बींग्स के, इंसानों के, बाकी किसी की बात नहीं कर रही हूँ, इंसानों के। ठीक है, जितने भी इंसान है धरती पे उन सबके। नेक्स्ट, अब ये क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम कुछ ऐसा आपको दिख रहा है। ठीक है, ये क्रोमोसोम हमें अपने माता पिता से मिलता है। तो आप कह सकते हो माता पिता से हमें क्या मिलते हैं? क्रोमोसोम मिलते हैं। इसी क्रोमोसोम के अंदर बेटा ऐसे ऐसे डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है इस क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जब क्रोमोसोम माता पिता से आ रहा है तो साथ ही साथ डीएनए भी आ रहा है, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए है। तो आप कह सकते हो माता पिता से क्रोमोसोम आता है एज जेनेटिक मटेरियल, या आप कह सकते हो माता पिता से डीएनए हमें मिलता है। दोनों बात सही है। अब एक और बात सुनो, अब यहाँ पे हमारा मेन मुद्दा आता है जीन्स का, जिसे हमें पढ़ना था। डीएनए का कुछ पार्ट, डीएनए के कुछ पार्ट को हम जीन कहते हैं। सेगमेंट ऑफ डीएनए इज जीन। कैसा सेगमेंट भाई? कोई भी सेगमेंट क्या? नहीं, सुनो, डीएनए के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो क्या बना सकते हैं? प्रोटीन बना सकते हैं, प्रोटीन। तो डीएनए का वो पार्ट जो प्रोटीन बना सके उसको हम जीन कहते हैं। जो प्रोटीन बना सके यानी कोई फंक्शन कर सके उसे हम जीन कहते हैं। बाकी पार्ट ऑफ डीएनए हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे काम का यही जीन है। तो आप कह सकते हो माता पिता से हमें क्रोमोसोम मिल रहा है, तब भी सही है। आप कह सकते हो माता पिता से हमें डीएनए मिल रहा है, तब भी सही है। आप कह सकते हो माता पिता से हमें जीन मिल रहा है, तब भी सही है। क्योंकि बेटा क्रोमोसोम आ रहा है तो साथ साथ में डीएनए और जीन्स भी तो आ रहे हैं, इसलिए ये तीनों बातें सही है। ठीक है, आप कहो जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, आप कहो कि आप स्पार्कअप क्लासेस में पढ़ रहे हो, तब भी सही है। आप कहो कि सुमन मैम आपको पढ़ा रही हैं, तब भी सही है। आप कहो कि सुमन यादव मैम पढ़ा रही हैं, तब भी सही है। तीनों बात एक ही है बेटा। इसी तरह यहाँ पे भी हमने किया है, ये तीनों बात एक ही है, चाहे क्रोमोसोम आए, चाहे जीन्स आए, चाहे डीएनए आए, बात एक ही है। यही तीनों चीजें हमारे पेरेंट्स से हमें मिलती हैं। ओके, तो यही क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसके अंदर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? धीरे धीरे हम सीखेंगे, आप चिंता मत करो किसी चीज की। ठीक है, जीन्स की मैं डेफिनेशन लिखा देती हूँ, क्योंकि जीन की डेफिनेशन आपसे पूछती है, व्हाट आर जीन्स, ये आपसे पूछता है, तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखवाऊंगी। देखो, जीन्स आप लिखो कि दीज आर फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए।
फंक्शनल यूनिट होते हैं डीएनए के, और ये बनाते क्या हैं? दे फॉर्म प्रोटीन, दे फॉर्म प्रोटीन। ये कोई ना कोई प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। एक बात समझना मेरी, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बात। मेरी आंखों का कलर ब्लैक है, इसका रीजन है कि मेरे अंदर जो आंखों के कलर का जीन है वो ब्लैक है। मेरे हाथ का कलर ऐसा है, मेरी स्किन का कलर बहुत ज्यादा डार्क नहीं है, बहुत ज्यादा फेयर नहीं है, मीडियम है, ठीक है। मुलाटो कलर इसे कहते हैं, मीडियम कलर है मेरा। तो मीडियम कलर क्यों है? क्योंकि मेरे अंदर उस टाइप के जीन है, उस टाइप का प्रोटीन बन रहा है मेरे अंदर, कि मेरे ऊपर ये कलर आया। मेरे बालों का कलर ब्लैक है, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर कुछ ऐसे जीन है जो कोई ऐसा प्रोटीन बनाते हैं जिसकी वजह से मेरे बालों का कलर ब्लैक है। यानी आपके शरीर में जो भी चीजें आपको दिख रही हैं उसके लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है। और ये जीन कहाँ से आए हैं? मम्मी पापा से। प्रूफ बताती हूँ। अंग्रेज का बच्चा होगा तो उसके बाल हमेशा क्या होंगे? गोल्डन कलर के होंगे, ठीक है, और उसके स्किन का कलर हमेशा फेयर होगा। लेकिन इंडियन लोगों का बच्चा होगा तो उसके बाल का कलर जल्दी गोल्डन नहीं हो सकता, क्योंकि माता पिता में वो कैरेक्टर थे ही नहीं, तो बच्चे में कहाँ से आएंगे? जो माता पिता के अंदर है वही कैरेक्टर बच्चे में आएंगे। कभी कभी एक आध थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, जिसे हम इवोल्यूशन या म्यूटेशन कह देते हैं। चेंजेस भी आ सकते हैं लेकिन कभी कभी आते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैरेक्टर पेरेंट्स की तरह ही हमारे अंदर होंगे। पेरेंट्स के दो हाथ हैं, हमारे भी दो हाथ हैं। पेरेंट्स के दो पैर हैं, हमारे भी दो पैर हैं। पेरेंट्स की एक नाक है, दो आंख है, दो कान है, तो हमारे भी एज इट इज है। 99% हम पेरेंट्स के बिल्कुल सिमिलर हैं। थोड़ा बहुत अंतर आता है जो हमारी फेस की बनावट में या हमारी वॉइस में या थोड़ा बहुत बिहेवियर में आ जाएगा। लेकिन मैक्सिमम कैरेक्टर्स क्या है? पेरेंट्स की तरह सेम टू सेम है। इसका कारण कौन है? इसका कारण जीन है, क्योंकि हमें जीन अपने पेरेंट्स से मिले हुए हैं, ठीक है। ये समझने वाली बात थी। डेफिनेशन आप याद कर लेना। अभी तक मैंने 3-4 चीजें आपको बताई है, मैं एक बार रिकॉल कर दे रही हूँ। हेरिडिटी की डेफिनेशन, इनहेरिटेंस की डेफिनेशन, जेनेटिक्स क्या होता है, और हेरिडिटी यूनिट्स कौन सी हैं, जीन्स क्या होती हैं, और क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। इतनी बातें अगर आपको अभी तक ध्यान है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, जीन्स की बात क्लियर हो गई। अब एक बात समझना, मैं इस पूरे को मिटा रही हूँ। अब एक बात समझना, आपको जो भी चीजें बाहर से दिखती हैं, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, रुको। जेनेटिक्स में है ना, एक एक शब्द दूसरे शब्द से बड़े जुड़े हुए हैं, तो बड़ा सोच समझ के पढ़ाना पड़ता है आप लोग को। सुनो जरा, कैरेक्टरिस्टिक्स, एक शब्द आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एनी एनी फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, चाहे वो दिखता हो या ना दिखता हो, ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्व ऑब्जर्वेबल और नॉन ऑब्जर्वेबल, इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ईच कैरेक्टरिस्टिक्स हैव एट लीस्ट टू ट्रेट्स, ठीक है, एटलीस्ट टू ट्रेट्स। अब ये क्या है मैं समझाती हूँ अभी, चिंता मत करो, पहले लिख लो, समझाती हूँ अभी, ठीक है। ट्रेट्स क्या है? ट्रेट्स की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रेट्स होते हैं स्टेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ध्यान से समझो। अच्छा, आप एक बात कहोगे, मैम क्वेश्चन जहां से आते हैं डायरेक्ट वो बताओ, हमको ये फालतू चीजें मत बताओ। तो मैं आपको समझा दूं, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी ऐसे पार्ट हैं जिसको अगर आप पूरा नहीं समझते हो तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगर आप धीरे धीरे पूरा पढ़ते जाओगे ना तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले आपके बन जाएंगे। ये ऐसे चैप्टर हैं, अगर आपके समझ में आ गए तो आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा, और अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक भी नहीं बनेगा। ऐसी प्रॉब्लम फंसती है इन दोनों चैप्टर से, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी तो मैंने तैयार करा दी आपकी, आई होप आपने कर भी ली होगी। मैक्सिमम मैंने अच्छे से तैयार कराने की कोशिश की थी। जो जेनेटिक्स हम पढ़ रहे हैं इसमें शांति से, पेशेंस से मुझ पे भरोसा रखो, पढ़ते जाओ। मैं कम से कम लेक्चर में खत्म करूंगी, लेकिन पेशेंस के साथ पढ़ते जाओ। जैसा पढ़ा रही हूँ पढ़ते जाओ, उसको याद करते जाओ, समझते जाओ।
ठीक है, ये मत सोचो कि मैं इतना छाड़ दूं, इतना सा पढ़ूंगा, ऐसे मत सोचो। ठीक है, पढ़ते जाओ, जैसा कह रही हूँ, लास्ट में क्वेश्चन आपसे तड़ातड़ बनेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। ठीक है, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ट्रेट्स क्या है, और इससे रिलेटेड दो और शब्द आने वाले हैं, जीन्स और अलील्स। पहले ये दोनों समझते हैं, फिर उन दोनों शब्द को जोड़ेंगे इनसे। ठीक है, जैसे मैंने कहा मेरे बालों का कलर, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। मैं कहूं मेरे बालों का कलर ब्लैक है या मेरे बालों का कलर ब्राउन है, तो ये ट्रेट है। वापस से समझो, कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक नहीं है। मैंने कह दिया स्किन कलर, स्किन कलर कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन अगर मैं कहूं डार्क स्किन कलर या फेयर स्किन कलर, तो वो ट्रेट है। एक और उदाहरण समझते हैं, मैं अगर कहूं आई कलर, आई कलर कैरेक्टरिस्टिक है। अगर मैं कहूं ब्लू आई कलर, ब्लैक आई कलर, ब्राउन आई कलर, तो ये क्या है, ट्रेट्स है। यानी कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरल बात है, जनरल सी बात है, लेकिन ट्रेट क्या है, उसके अंदर का स्पेसिफिकेशन है। बात समझ में आ गई। कैरेक्टरिस्टिक्स कोई भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर या नॉन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है, और इसको जो स्पेसिफाई कर सके वही क्या है, ट्रेट्स है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स का एग्जांपल मैं लिख देती हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स का एग्जांपल है आई कलर। आई कलर ये क्या है, आपका कैरेक्टरिस्टिक है, और इसी का कोई कम से कम दो ट्रेट होना चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो ट्रेट होना चाहिए, एक कैरेक्टरिस्टिक है। ट्रेट क्या होगा, ट्रेट का एग्जांपल होगा ब्लू आई कलर, ब्लू आई कलर, ठीक है, ब्लैक आई कलर, आई कलर। बात समझ में आ रही है मेरी आपको। कैरेक्टरिस्टिक एक जनरल चीज है, कोई भी लक्षण आप अपने बता रहे हो, मेरे हेयर का कलर, मेरे आंखों का कलर, मेरे स्किन का कलर, ठीक है, कुछ भी आप बता रहे हो, ये कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आप उसको स्पेसिफिक करके बता रहे हो कि मेरी आंखों का कलर ये है, स्पेसिफिक कर दिया, मतलब वो क्या है, ट्रेट है। क्लियर। डेफिनेशन आपके सामने है, आप डेफिनेशन लिख सकते हो, समझाने का काम मैंने कर दिया। ओके, अब एक बात समझना, मैंने कहा आपके अंदर जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, उन सब के लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो हर एक कैरेक्टरिस्टिक को कौन कोड करता है, जीन। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो किसकी वजह से हैं, जीन की वजह से। और जितने भी ट्रेट हैं वो किसकी वजह से हैं, अलील की वजह से। अब मैम ये अलील क्या है, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक का अल्टरनेटिव फॉर्म या स्पेसिफिक फॉर्म ट्रेट है, वैसे ही जीन का स्पेसिफिक फॉर्म अलील होता है। डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो कहूंगी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन आर अलील्स। ठीक है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स कोई भी बाहरी आपको चीज दिख रहा है, वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। वो क्यों है, जीन की वजह से, क्योंकि आपके अंदर कोई जीन है, इसीलिए वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिख रहा है। ओके, हर एक कैरेक्टरिस्टिक को अगर मैं स्पेसिफिक तौर पे लिखूं कि मेरे बालों का कलर ब्लैक है, ब्लैक मैंने कह दिया, तो वो क्या हो गया, ट्रेट हो गया। और हर एक ट्रेट को कोड करने वाला कौन है, अलील है। ठीक है, यानी एक कैरेक्टरिस्टिक के दो या दो से ज्यादा ट्रेट हो सकते हैं, सिमिलरली एक जीन के दो या दो से ज्यादा अलील हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें जीन और अलील के बेस पे बात करनी है, कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट के बेस पे बात करनी है। ठीक है, अब मैं इस पूरे को मिटाती हूँ और अब मैं चैप्टर पे आती हूँ, जो चैप्टर में मुझे बताना है, अब मैं उस बात पे आती हूँ। ठीक है, समझो जरा, इतनी बात अगर आपके दिमाग में ना, तो आपको चैप्टर एकदम स्मूथली जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो, जो जेनेटिक्स है ना, जेनेटिक्स यानी कि स्टडी ऑफ हेरिडिटी, इसको सबसे पहले आपके मेंडल बाबा ने दिया था, जिनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था, इन्होंने पहली बार क्या किया था, जेनेटिक्स का नाम बताया था कि जेनेटिक्स नाम की कोई चीज होती है। किसने बताया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो इन्हें कहते हैं हम फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब कोई भी साइंटिस्ट है, उसने कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट तो किया होगा, तो इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया है। इन्होंने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट, किसी चीज पे एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो वो चीज है आपकी गार्डन पी। गार्डन पी, मटर के पौधे पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। जो आप मटर खाते हो ना, वो मटर के पौधे पे इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। उसका साइंटिफिक नेम भी जान लो, पाइसम सेटाइवम। ये आपके गार्डन पी का साइंटिफिक नेम है, पाइसम सेटाइवम। ठीक है, ये गार्डन पी का क्या है, साइंटिफिक नेम। अब इस गार्डन पी पे जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो कोई ना कोई कैरेक्टर देखा होगा, कोई ना कोई ट्रेट देखा होगा।
क्योंकि जीन तो देख नहीं सकते, जीन तो न्यूक्लियस के अंदर है, इनके पास इतना माइक्रोस्कोप वगैरह था नहीं, कुछ उस टाइम माइक्रोस्कोप डिस्कवर ही नहीं हुआ था। तो इन्होंने ये क्या देख सकते थे, बाहरी लक्षण, बाहरी चीजें, जैसे हेयर कलर आप देख सकते हो, वैसे पी प्लांट छोटा है कि बड़ा है आप देख सकते हो, राइट। तो इन्होंने क्या देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, और क्या देखे थे, ट्रेड्स देखे थे। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बता दूं मैं, हाइट, हाइट क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक, और ट्रेड क्या होगा, टॉल या ड्वार्फ। हाइट टॉल है या ड्वार्फ है, ये क्या है, ट्रेट है। मैंने कहा ना, किसी कैरेक्टरिस्टिक को अगर आप स्पेसिफिक कर दो तो वो क्या हो जाता है, ट्रेट। जैसे कैरेक्टरिस्टिक हाइट, हाइट क्या हो सकती है, टॉल या ड्वार्फ। तो आपने टॉल या ड्वार्फ कह दिया तो वो ट्रेट आ गए। अगर आप सिर्फ हाइट कह रहे हो तो वो आपके क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको बातें समझ में आ रही है ना। मुझे जरूर बताना आपको ये लेक्चर समझ में आया कि नहीं। मैंने बहुत सोच समझ के बहुत सिंपल वे में कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट देखो, हाइट, हाइट हो गया। अब दूसरा क्या हो सकता है, फ्लावर कलर। जस्ट अ मिनट, दूसरा क्या हो सकता है, फ्लावर कलर, फ्लावर कलर। फ्लावर कलर क्या होता है, पाइसम सटाइमम का अगर मैं फ्लावर कलर बताऊं तो होता है वॉयलेट या फिर होता है व्हाइट। तो वॉयलेट और व्हाइट जब हमने कह दिया तो वो क्या हो गया, ट्रेट हो गया। ऐसे ऐसे उन्होंने कितने कैरेक्टरिस्टिक जोड़े थे, 7 कैरेक्टरिस्टिक जोड़े थे। तो 7 दूना 14 क्या होंगे, ट्रेड्स होंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स मेंडल सेलेक्टेड, तो आप कहोगे 7। अगर पूछे हाउ मेनी ट्रेड्स मेंडल सेलेक्टेड, तो आप कहोगे 14। ठीक है, 14। और एक बात समझो यहां से, ये ट्रेड क्या है, एक दूसरे के एकदम अपोजिट है, टॉल या ड्वार्फ। ठीक है, वॉयलेट यानी एकदम गाढ़ा या एकदम हल्का व्हाइट। उन्होंने जो भी कैरेक्टरिस्टिक ढूंढे थे वो एक दूसरे के एकदम अपोजिट थे, इसलिए इसको हम कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। सारे ट्रेड जो थे उनके कॉन्ट्रास्टिंग थे, यानी एक दूसरे के एकदम अपोजिट थे। ठीक है, तो मेंडल हैज सेलेक्टेड 7 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। वो 14, वो 14वां कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी 7 कैरेक्टरिस्टिक और 14वां ट्रेड क्या थे, आपको स्क्रीन पे अभी वीडियो के एंड में मिल जाएगा, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, आपको वो उसमें से 3-4 तो एटलीस्ट आप याद कर लेना, 2 तो मैंने सामने ही लिख दिए, हाइट और फ्लावर कलर। ये दोनों तो आपको याद हो ही जाएंगे, बाकी भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, आप उसको नोट डाउन कर लेना। हमारे पास टाइम कम है तो हम बचा बचा के टाइम चलेंगे। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि 6 तारीख तक मैं आपका खत्म कर दूं। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, जेनेटिकल डिसऑर्डर मैंने पढ़ा चुका है, 5 लेक्चर में मैंने पूरी जेनेटिकल डिसऑर्डर पढ़ाई है। तो एक बार जाके आप उसको डिटेल में देख लो, क्योंकि जेनेटिकल डिसऑर्डर से निश्चित है क्वेश्चन आना है। एक क्वेश्चन गारंटी है, लिख के ले लो, जेनेटिकल डिसऑर्डर से आएगा ही आएगा। तो उन 5 लेक्चर को आप पढ़ डालो। मैं इस सीरीज में जेनेटिकल डिसऑर्डर नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, मैं थोड़ा टाइम बचाना चाहती हूँ, क्योंकि लास्ट में आपका मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाना चाहती हूँ लास्ट के 10-15 दिनों में। ओके, तो आप क्या करना, आप यही काम करना, आप टाइम बचा के चलो, और जो मैं कह रही हूँ वैसे वैसे करते जाओ। जेनेटिकल डिसऑर्डर आप वहां से पढ़ लेना, यहाँ पे मैं जेनेटिक्स का मेन पोर्शन जो है वो खत्म कराते चलूंगी। ओके, तो इतनी सारी बातें हैं आज के क्लास में। आज की क्लास में एक बार फिर से रिवाइज कराती हूँ मैंने क्या क्या पढ़ाया, एक बार आप ध्यान रखना आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ है। पहली बात, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस। हेरिडिटी यूनिट्स कौन सी हैं, जीन्स, है ना, जीन्स की डेफिनेशन भी। उसके बाद मैंने आपको कहा था क्रोमोसोम कितने होते हैं ह्यूमन बींग्स में। फिर मैंने आपको बताया कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के बारे में और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, अलील के बारे में बताया, अलील, अलील का डेफिनेशन बताया। और ये 7 ट्रेट आपको याद रखने हैं। और जेनेटिक्स की खोज किसने की थी, मेंडल ने। ओके, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो आपका ये लेक्चर डन है। कल के लेक्चर में मिलते हैं, कुछ और बातें करेंगे जेनेटिक्स से रिलेटेड। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। आज बेटा एक ही लेक्चर पढ़ पाएगा, क्योंकि बहुत लेट हो गया मुझे डालने में, और मेरी क्लास रहती है बायजूस की। कल संडे था, मेरे पास टाइम काफी था तो मैंने डाल दिया था। क्योंकि आजकल मेरा चैनल थोड़ा सही नहीं चल रहा है, मुझे बैकग्राउंड वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। मुझे ये वीडियोस बनाने से जब से मैं कंपार्टमेंट सीरीज बता रही हूँ, मैं सच बताऊं मुझे बिल्कुल भी इससे कोई बेनिफिट नहीं है, पर क्योंकि मैंने कह दिया है तो मैं बना रही हूँ। ओके, और एक बात मुझे आपसे कहनी थी, फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब की पेमेंट आई है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, फर्स्ट टाइम हमारी 7,000 पेमेंट आई है यूट्यूब से, तो आप सबकी सपोर्ट की वजह से आई है, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। ओके, आज पूरे मतलब 1 साल से ज्यादा हो गया मुझे यूट्यूब पे,
हमने जून 19 में यूट्यूब चैनल शुरू किया था और 1 साल से ज़्यादा हो गया। अब जाके पेमेंट आई है, तो बहुत-बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।